नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पटेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं की दूसरी इकाई में जो दूसरी विधा दी गई है संवादात्मक कहानी जंगल, यह पूरक पठन चित्रा मुद्गल द्वारा रचित, उसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, पशु पक्षियों को हमें स्वतंत्रता देनी चाहिए। जिस प्रकार हमें स्वतंत्रता अच्छी लगती है उसी प्रकार हम जंगली प्राणियों से प्यार तो करते हैं, उन पशु पक्षियों से प्यार करते हैं और उन्हें हमारे घर में लेके आते हैं, पर उनकी स्वतंत्रता पर हम गदा आनते हैं और वह यहाँ पे हमारे घर में ठीक तरीके से रह नहीं पाते। क्योंकि जिस तरीके से हमें अपना परिवार अच्छा लगता है, अपनी स्वतंत्रता यह हमारा अधिकार मानते हैं, उसी प्रकार जंगली प्राणियों को भी हमें स्वतंत्रता देनी चाहिए और उनकी स्वतंत्रता के लिए उन्हें भी हमें जंगल में ही उनके माँ बाप के पास उन पशु पक्षियों को रहने देना चाहिए। इसी बात पर इस कहानी की सहायता से, संवादात्मक कहानी के माध्यम से, जंगल के माध्यम से चित्रा जी ने हमारे सामने इस कहानी में यही बताया है कि उसी बात पर उन्होंने बल दिया है कि इन पशु पक्षियों को भी स्वतंत्रता का अधिकार है और अपने परिवार के साथ अपना जीवन बिताने का उनको भी अधिकार है। उसी के बारे में हम यहाँ पे आज जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जंगल, यह पूरक पठन। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पूरक पठन। दूसरा पूरक पठन जो कक्षा 9वीं की हिंदी की किताब में दिया गया है, रचनाकार है चित्रा मुद्गल। यहाँ पे संभाषण में एक सवाल दिया है, जंगल में रहने वाले पक्षियों के मनोगत, इस विषय पर कक्षा में चर्चा का आयोजन कीजिए। कृति के लिए आवश्यक सोपान भी दिए गए हैं। पिंजड़े में कौन से पक्षी रखे जाते हैं, छात्रों को पूछना है। पक्षियों की बोलियों की जानकारी लेनी है। पक्षी एक दूसरे से और विद्यार्थी से पक्षियों के संवादों का नाट्यकरण करवाएं। तो इस प्रकार 3 मुद्दों की सहायता से यहाँ पे हम छात्रों से चर्चा कर सकते हैं। तो पहले हम परिचय जान लेते हैं। यहाँ पे परिचय जानते हैं। जन्म 10 सितंबर 1943, चेन्नई, तमिलनाडु। परिचय, चित्रा मुद्गल जी के लेखन में वर्तमान समाज में रितती हुई मानवीय संवेदनाओं, नए जमाने की गतिशीलता और उसमें जिंदगी की मजबूरियों का चित्रण बड़ी गहराई से हुआ है। कृतियाँ, प्रमुख कृतियाँ: एक जमीन अपनी आवा आदि उपन्यास, भूख लाक्षागृह लपटे, मामला आगे बढ़ेगा अभी, आदि अनादि कहानी संग्रह, जीवक मणिमेख आदि बाल उपन्यास, दूर के ढोल, सूझबूझ आदि बाल कथा संग्रह। इस गद्य के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। गद्य संबंधी में संवादात्मक कहानी, यह जो कहानी है यह संवादात्मक कहानी है। किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। प्रस्तुत कहानी में मुद्गल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्रा के प्रति दया भाव को दर्शाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले परिच्छेद से। तो यहाँ पे पहला परिच्छेद जो दिया है वह 10:30 बजे से लेकर घर आ जाएगा तक। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था। मांडवी दीदी की बहू तविशा का कह रही थी, आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दे। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। मांडवी दीदी कक्षा ले रही है, बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देंगी। वैसे हुआ क्या है, घर में सब कुशल मंगल तो है? परेशानी का कारण बताने की बजाय तविशा ने उनसे पुनः आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो? अनिमा जोशी को स्वयं उसे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भर्रा सा आया। तविशा ने बताया, घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं उन्होंने सोनू मोनू, उनमें से सोनू नहीं रहा। 10:30 बजे के 10 के करीब कामवाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। यहाँ से
परिच्छेद की शुरुआत है। 10:30 के करीब कामवाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा, छोटी बीजी। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोपल सी झूल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। आंटी, आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दे। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। उनके घर में रहने वाला छोटा लड़का पीयूष, वह प्ले स्कूल में गया है और 1 घंटे के बाद वह घर आ जाएगा। और घर आने के बाद उसे समझाने के लिए घर पे अम्मा होनी चाहिए। मांडवी दी घर पहुंची। सोफों के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निचेष्ट पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। पीयूष प्ले स्कूल में से आ गया था और उसी के पास, उसी के नजदीक गुमसुम बैठा हुआ था, निकट बैठा था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, कभी बाएं से। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाजा खोलने न दौड़े हो। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा है। दादी, दादी, ये सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना दादी। अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती है सोनू मर गया। देखो छोटा सा बच्चा पीयूष, छोटा सा लड़का, उसे कुछ समझ नहीं रहा है और वह सोनू के बारे में इस प्रकार अपनी दादी से पूछ रहा है। वह रुंधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। मोनू उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोच कर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। हिचकियां भर रहा था मोनू। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई है। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फोन किया हो न किया हो। शैलेश ने कहा था, ऐसा करें, अम्मा घर पहुंच ही रही है, आप नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फिकवा दे। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कर दिया था। छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फिकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देंगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूं, शैलेश ने कहा था। और शैलेश ने इसके बारे में बताते हुए कहा कि मैं पहुंचता हूं, आप जैसा चाहते हो वैसा करेंगे। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं। तुम्हारे पापा, नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया, किसने किया दादी? अपने माँ बाप से उसे अलग किसने किया?
फिर पीयूष ने दादी से सवाल पूछा। उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को क्यों? दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। दादी दुख से मर जाते हैं। कभी कभी पीयूष, सोनू भी मर सकता है। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने। घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविशा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष तविशा और शैलेश के संग महरौली गया था शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर। उन लोगों ने मंजोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े से बांकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें? बालकनी में पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविशा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बांकड़े में नहीं बंद रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, सुसु छिची करेंगे। उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? दादी करेंगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएंगी तो उनके पीछे कौन करेगा? स्कूल से घर आकर मैं कर लूंगा। सारा घर हंस पड़ा। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार देती ही है, क्यों न इस बार वे उसे खरगोश और तोता लाकर दे दे। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया। तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया, सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बांकड़ा। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रह कर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। तविशा अपराध बोध से भरी हुई थी। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि एक आध गोली कोने कोने में छूट गई होगी। और दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? बेटा सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। सोनू और मोनू दोनों एक साथ रहते थे। सोनू के जाने से वह मोनू दुखी हो गया था, इसलिए वह पीयूष के साथ नहीं खेल रहा था। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है। दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? मांडवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया। डांटा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? पीयू ने प्रतिवाद किया। आपने ही तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया। कहा था उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। मांडवी दी निरुत्तर हो आई। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा। फिर तो वह मरेगा नहीं ना? नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना? मांडवी दी का कंठ भराया। रह लूंगा। ठीक है, शैलेश से कहूंगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे।
दादी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए। कहा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। इस प्रकार इस पूरक पठन में पीयूष को अब पता चल गया था, समझ में आ गया था कि जंगली प्राणी, पशु पक्षी वह जंगल में ही अपना ठिकाना ढूंढ पाते हैं, अपने माँ बाप के पास अच्छी तरीके से रह पाते हैं। उन्हें हम बंदी बनाकर अपने यहाँ पर रखेंगे तो उसी प्रकार दुखी होकर वह अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। तो यही बात पीयूष के समझ में आ गई थी, इसलिए वह मोनू को जंगल में छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। तो इस प्रकार की यह कहानी, जंगल पूरक पठन संवादात्मक कहानी यहाँ पर दी गई है। इस कहानी के माध्यम से आज हमने यहाँ पर इस कहानी के बारे में यहाँ पर हमने जानकारी ली है। तो इसके बाद दोस्तों इस पर आधारित कृतियाँ अब हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस कहानी पर आधारित कृतियाँ। नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पाटिल, बापू साहब डीडी स्मृति माध्यमिक विद्यालय पलवाड़ी, तालुका जिला धुले। आज हम कक्षा 9वीं की दूसरी जो विधा दी गई है, दूसरी इकाई में जंगल पूरक पठन, उस पर आधारित चित्रा मुदगल द्वारा रचित उस पर आधारित कृतियाँ यहाँ पर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले गद्यांश से। सवाल दिया है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पूरक पठन पर हमें सिर्फ 2 प्रकार की कृतियाँ पूछी जाती है, पहली आकलन कृति और दूसरी स्वमत अभिव्यक्ति। तो इस परिच्छेद पर, इस गद्यांश पर, यह जो गद्यांश है 10:30 बजे से लेकर घर आ गई तक, इस पर पहली कृति यहाँ पे दी गई है आकलन कृति, 2 अंकों के लिए पूछी जाती है। 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे सवाल दिए गए हैं और 1-2 शब्दों में हमें उत्तर लिखना है उसका। पहला सवाल है, झाड़ू पोछा करने आई, तो झाड़ू पोछा करने कौन आई थी? तो उसका जवाब हम लिखेंगे कमला। उसके बाद दूसरा सवाल है, प्ले स्कूल से घर आ जाएगा, तो प्ले स्कूल से घर आने वाले का नाम हमें लिखना है, वहां घर आ जाएगा पीयूष। नंबर 3, घोड़े बेचकर सो रहा है, तो इसका जवाब सोनू हम गद्यांश की सहायता से लिख सकते हैं। चौथा सवाल, घर बुलाकर सोनू को दिखाया बच्चों के डॉक्टर को। तो इस प्रकार 4 सवाल यहाँ पे दिए जाएंगे। आधे अंक के लिए, 2 अंकों के लिए यह सवाल पूछा जाएगा और उनका जवाब हमें 1-2 शब्दों में इस प्रकार गद्यांश की सहायता से लिखना होगा। इसके बाद दूसरा सवाल इसमें इस प्रकार का पूछा जाएगा, विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। विधान दिए हैं गद्यांश पर आधारित, तविशा अचित सोनू को देख घबरा गई, इस प्रकार का विधान दिया है और यह विधान जो है यह सत्य है। दूसरा विधान है, मोनू सोफे के नीचे सोया था, तो जवाब में यह लिख सकते हैं गद्यांश की सहायता से असत्य, सोनू सोफे के नीचे सोया था, मोनू नहीं। तो इस प्रकार हम सत्य असत्य भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरी कृति दी गई है स्वमत अभिव्यक्ति। 2 अंकों के लिए पूछी जाने वाली यह अभिव्यक्ति। सवाल इस प्रकार यहाँ पे दिया है, पालतू प्राणियों के लिए आप क्या करते हैं? विस्तार पूर्वक लिखिए। जो पालतू प्राणियों के लिए हम क्या करते हैं उसके बारे में हमें हमारे विचार यहाँ पे व्यक्त करने हैं। तो इस प्रकार हम इसके बारे में लिख सकते हैं, पालतू प्राणी हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, हम उनका हर तरह से ध्यान रखते हैं। रॉकी मेरा कुत्ता है, उसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसका एक प्यारा सा घर है, मैं रोज उसे नहलाता हूँ, हालांकि उसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके घर की सफाई का ध्यान रखता हूँ, मैं ही उसे वैक्सीन आदि के लिए डॉक्टर के यहाँ लेकर जाता हूँ, मैं उसके साथ खेलता हूँ, उसे बाहर घुमाने ले जाता हूँ, उसके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी मैंने ही ले रखी है। रॉकी हर समय मेरे साथ रहना पसंद करता है, जिस मित्र या रिश्तेदार के यहाँ रॉकी का आना पसंद नहीं किया जाता, मैं भी वहाँ नहीं जाना चाहता। तो इस प्रकार इस पालतू प्राणी के बारे में इस प्रकार के विचार यहाँ पे व्यक्त किया है। अगर तुम्हारा कोई और पालतू प्राणी होगा तो उसके बारे में भी तुम यहाँ पे अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, क्योंकि यह स्वमत अभिव्यक्ति है, हमारे खुद के विचार हमें यहाँ पे व्यक्त करने हैं।
इसके बाद दूसरा गद्यांश यहाँ पे दिया गया है। अभिमान जोशी के से लेकर शैलेश ने कहा था तक पहली आकलन कृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे एक आकृति दी गई है और उसे हमें पूरी करने के लिए कहा गया है। शैलेश को खबर इन्होंने दी, तो शैलेश को खबर किसने दी थी? पीयूष सोनू को करता था, इसका मन अबोध था, और चौथा 3 यहाँ पे सवाल दिए गए हैं। शैलेश को खबर इन्होंने दी में इसमें हम लिख सकते हैं मांडवी दीदी ने। दूसरा जो वाक्य है पीयूष सोनू को करता था और इसका मन अबोध था पीयूष का, तो इस प्रकार हम तीनों आकृतियां इस प्रकार हम पूरी कर सकते हैं। दूसरा सवाल, इस पर आधारित उत्तर लिखिए। पहला सवाल है शैलेश ने माँ को क्या जवाब दिया। शैलेश ने माँ को क्या जवाब दिया उसके बारे में लिखना है। शैलेश ने कहा चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा दे, तो यह जवाब शैलेश ने माँ को दिया था। दूसरा सवाल, माँ की इच्छा थी। माँ की इच्छा क्या थी? घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। और उसके बाद तीसरा सवाल है रिश्ते पहचानिए। यहाँ पे रिश्ता पहचानने के लिए कहा गया है शैलेश का रिश्ता और दादी का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं शैलेश जो है यह पुत्र था और दादी जो थी उसकी माँ थी, तो इस प्रकार हम रिश्ते भी पहचान सकते हैं। दूसरी कृति स्वमत अभिव्यक्ति यहाँ पे दी गई है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। 25 से 30 शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इसके जवाब में हम लिख सकते हैं कहा जाता है कि जब रेतीला तूफान आता है तो शुतुरमुर्ग अपनी गर्दन रेत में गड़ा लेता है और समझता है कि खतरा टल गया, परंतु खतरा टला नहीं है। ऐसा ही स्वभाव अनेक व्यक्तियों का भी होता है। जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां सामने आ जाती है उनका सामना करने की बजाय वे अपना उद्देश्य की बदल लेते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है। हमें स्थिति से भागने के बजाय डटकर उसका सामना करना चाहिए। आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी, इसलिए स्थिति से भागने की बजाय हमें उसका सामना करना यही हमारे लिए बेहतर होगा। इस प्रकार इस तरीके से हम स्वमत में हमारे विचार लिख सकते हैं। उसके बाद गद्यांश क्रमांक 3 यहाँ पे दिया गया है। कैसे हट पकड़ लिया था से लेकर कौन साफ करेगा तक कृति पहली यहाँ पे दी गई है। आकलन कृति के तौर पर आकृति पूर्ण कीजिए। पीयूष के परिवार के सदस्य, पीयूष के परिवार के कौन कौन से सदस्य थे उनके बारे में यहाँ हमें लिखने हैं। पहला सदस्य हम लिख सकते हैं पीयूष के पापा, उसके बाद नंबर 2 पीयूष की दादी और नंबर 3 पीयूष की अम्मी, तो यह तीनों सदस्य हम यहाँ पे लिख सकते हैं आकृति में। दूसरा सवाल, परिच्छेद में आए एक पशु और एक पक्षी का नाम। परिच्छेद में एक पशु और पक्षी का नाम आया है वह हमें लिखना है। पहला नाम तोता और उसके बाद दूसरा जो है वह खरगोश, तो एक पक्षी और एक पशु दोनों का नाम हमने यहाँ पे परिच्छेद की सहायता से लिखा है। उसके बाद अगला सवाल जो है नंबर 2 आकलन कृति में ही पूछा जाने वाला, उत्तर लिखिए। तो इसमें छोटे पशुओं का जालीदार घर, छोटे पशुओं का जो जालीदार घर होता है उसे बाकड़ा कहते हैं। खरगोश का बाकड़ा यहाँ रखा गया, खरगोश का जो बाकड़ा था वो कहाँ रखा गया था? तो बालकनी में रखा गया था। तीसरा सवाल है कहानी के पात्र के स्वभाव की विशेषताएं। उनके स्वभाव की विशेषताएं हमें लिखनी है। पीयूष, तविषा और शैलेश 3 पात्र यहाँ पे दिए गए हैं। पीयूष के बारे में हम लिख सकते हैं अबोध पशु पक्षी प्रेमी, यह उसके स्वभाव की विशेषता थी। तविषा आज्ञाकारी बहू, प्यार करने वाली माँ, और शैलेश आज्ञाकारी पुत्र। इस प्रकार हम यहाँ उनके पात्र के स्वभाव की विशेषताएं भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी कृति है स्वमत अभिव्यक्ति, उसमें सवाल है क्या पशु पक्षियों को पालना उचित है? इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसके जवाब में हम लिख सकते हैं अनेक लोग पशु पक्षियों को पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, समय पर उन्हें खाना पीना आदि देते हैं, न उन्हें वर्षा में भटकना पड़ता है और न ही जंगल जंतु का डर रहता है। परंतु ईश्वर ने पशु पक्षियों को प्रकृति में स्वतंत्र रहने के लिए बनाया है। उन्हें सभी सुविधाएं प्रकृति से उपलब्ध होती है। मनुष्य उन्हें घर में रखकर उनकी स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है, पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देता है। कहाँ तो वृक्षों की ऊंची फुनगियों पर मस्ती
और कहाँ छोटे से पिंजरे में बंदी जीवन। हमें अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों की स्वतंत्रता को छीनना नहीं चाहिए। तो यह गलत बात है, इसलिए हमें उनको पालना उचित नहीं है। तो इस प्रकार इस पाठ की सहायता से, पूर्व पठन की सहायता से यही हमारे विचार होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आज हमने 3 गद्यांश यहाँ पर जंगल इस पूर्व पठन पर आधारित तीनों गद्यांशों पर आकलन कृति और स्वमत अभिव्यक्ति के कृतियाँ हमने यहाँ पे सॉल्व की है, उनके बारे में जानकारी ली है। उनकी सहायता से अगर पूछी जाने वाली कृतियाँ हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब किया होगा तो आप लोगों का मैं मन से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और यहाँ पे रुकता हूँ।